हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीबीएसई क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस इट्स पावर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका चैप्टर का पार्ट 1 है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट, आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज @आदि कैरियर पॉइंट 1 to 3 में फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं अपने वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करती हूं। इसके अलावा आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वीडियोस की लिंक जो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती हूँ वो भी आपको मिलेगा, और इस वीडियो को भी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल आदि कैरियर पॉइंट पर अपडेट कर दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर औरंगजेब। तो स्टूडेंट, यहाँ पर औरंगजेब से इसलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है क्योंकि औरंगजेब के टाइम से ही बहुत सारे मेजर चेंजेस जो है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में होने लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि औरंगजेब से रिलेटेड है, औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर एंड ही वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर एज वेल एज ही वाज द लास्ट रूलर जिनका पूरे भारत के टेरिटरीज पर जो है कंट्रोल था, एंड दैट टेरिटरी इज नाउअडेज नोन एज इंडिया, जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं पहले आफ्टर औरंगजेब क्या चेंजेस हुआ। सबसे पहले औरंगजेब की डेथ इन 1707 में। तो औरंगजेब का डेथ कब होता है? 1707 में। अब औरंगजेब की डेथ के बाद में क्या चेंज होता है? सबसे मेजर चेंज होता है कि द मुगल गवर्नर्स, जिन्हें हम सूबादार्स भी कहते हैं, एंड बिग जमींदार्स बिगैन असर्टिंग देयर ऑथोरिटी एंड दे एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स, और उन्होंने अपना रीजनल किंगडम्स एस्टैब्लिश करना शुरू किया। मुगल गवर्नर्स या नोबल्स या फिर सूबादार जो है, ये जो है अपने आप को मुगल सिस्टम से, मुगल एम्पेयर से जो है अपने आप को अलग करने लगे, इंडिपेंडेंस करने लगे, और इंडिपेंडेंट करने के साथ साथ ये अपने रीजनल अथॉरिटी को भी मजबूत कर इन लोगों ने अपने रीजनल किंगडम्स को स्टैब्लिश करना शुरू किया, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने क्लास 7 में पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि अवध किस तरह से बना। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि हैदराबाद को किसने स्टैब्लिश किया। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि बंगाल में क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो ऐसे तो हम अगर देखें तो मुगल एम्पायर के लास्ट जो रूलर है वो है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जो है वो लास्ट मुगल एम्पायर है, लेकिन लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जो है वो औरंगजेब है, और औरंगजेब के टाइम से ही चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और उनके मरने के बाद और भी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। और इसके साथ साथ ये जो मुगल गवर्नर्स जो है वो अपनी टेरिटरीज तो डेवलप कर रहे थे, रीजनल किंगडम्स को मजबूत बना रहे थे स्टैब्लिश करके, और उसी के साथ साथ जो मुगल अथॉरिटी का, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर थी दिल्ली, ये दिल्ली भी धीरे धीरे अपने पावर को खो रही थी। और इसके साथ साथ सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी पे एक नया पॉलिटिकल हॉरिजन में एक नया पावर उभर कर आता है, जिन्हें हम द ब्रिटिशर्स के रूप में जानते हैं, और जिन्होंने हम पर शासन किया और इन्होंने भारत को अपनी कॉलोनी बनाई। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कैसे ब्रिटिश भारत आए, हाउ दे कम टू इंडिया, और किस तरह से उन्होंने भारत में क्यों, किस पर्पस पर आए, और किस तरह से उस पर्पस के साथ साथ उन्होंने भारत में पूरी तरह से अपना पॉलिटिकल कंट्रोल कैसे बढ़ा दिया। The first topic, East India Company comes east. Now, how they come to east and why they come to east? This is the most important question कि क्यों आई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, और क्यों आई और कैसे आई। तो ये कैसे आई, इनको 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में रॉयल चार्टर जो है दिया गया, एक चार्टर दिया गया। दे एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन, और इस चार्टर का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ हैव अ सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज, यानी ईस्ट में जितने कंट्रीज है उन कंट्रीज के साथ में वो अकेले ही व्यापार करेंगे, और इंग्लैंड की और कोई दूसरी कंपनी जो है ईस्ट में आकर जो है ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ये था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द चार्टर। तो यही जो है बेनिफिट्स में, नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड
could compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई भी जो दूसरी ट्रेडिंग ग्रुप है इंग्लैंड की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अब वो compete नहीं कर सकती। यानी इंग्लैंड के तरफ से अब कंपटीशन का मामला पूरी तरह से खत्म हो गया। और इस चार्टर के साथ साथ कंपनी को एक मौका मिला कि वो ओशंस को पार कर एक नए लैंड को खोजे और उस नए लैंड से वो जिन चीजों को वो चाहती है उसे वो चीप प्राइसेस में कलेक्ट करे, बाई करे। और उसके बाद जो है अब कंपनी जो है उन गुड्स को चिप प्राइसेस में बाई करके उन्हें यूरोप के कंट्रीज में ले जाकर हायर प्राइसेस में बेच सकती थी। एंड द कंपनी डिड नॉट हैव अ फियर ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि अब किसी दूसरे इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज को ईस्ट के साइड पे ट्रेड करने के लिए कोई भी राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस राइट को किसको दे दिया गया? इस राइट को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी। नाउ दिस इज द ट्रेड रूट। ये वो ट्रेड रूट है जहां से होकर के ब्रिटिश आइलैंड से होकर के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया में आती है। और इस ट्रेड रूट की खोज किसने की थी? इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय वास्को डे गामा। हु वाज वास्को डे गामा? वास्को डे गामा वाज अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर एंड इन विच ईयर ही डिस्कवर्ड दिस रूट? इट वाज इन 1498 he discovered this sea route. नाउ द प्रॉब्लम्स। तो रॉयल चार्टर में मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। तो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी? तो द रॉयल चार्टर हावेवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स टू एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। यानी रॉयल चार्टर जो है अपने इंग्लैंड बेस्ड जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनीज थे उनको क्या कर सकती थी? वो स्टॉप कर सकती थी। लेकिन जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जो थे उन लोगों को वो ईस्टर्न मार्केट में आकर ट्रेड करने से रोक नहीं सकती थी। और इस समय तक, जिस समय 1600 में रॉयल चार्टर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, तब तक क्या है कि पोर्तुगीज जो है वो भी भारत आ चुकी थी। गोवा में उन्होंने अपना एक बेस बना लिया था। इसके अलावा डच भी भारत आ चुके थे और फ्रेंच ट्रेडर्स भी भारत में आकर व्यापार शुरू कर चुके थे। तो यानी अब जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सब के साथ में क्या करना पड़ेगा? इन सब के साथ में उनको ट्रेड में compete करना पड़ेगा, यानी उनका कंपटीशन बढ़ गया। हालांकि इंग्लैंड की कंपनी के साथ में उनका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की कोई भी ट्रेडिंग कंपनी अब जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज में नहीं आ सकती थी। लेकिन रॉयल चार्टर बाकी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के कंपनीज को रोक नहीं सकती थी। यानी उनका अब दूसरे देशों के कंपनीज के साथ में कंपटीशन था। और इन कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। सभी कंपनीज जो है वो एक ही चीज को खरीदना चाहती थी। तो वो कौन सी चीजें थी जिन्हें वो खरीदना चाहती थी? उनमें से एक है कॉटन और दूसरा है सिल्क। और इस कॉटन और सिल्क का सबसे बड़ा मार्केट यूरोप में थी। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। कॉटन और सिल्क के अलावा पेपर, क्लोव्स, कार्डामन एंड सिनेमन, ये भी जो है यूरोपियन मार्केट्स में ग्रेट डिमांड में थी। वहां के लोगों को इनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। तो ऑब्वियसली जितने भी यूरोपियन कंपनीज ईस्टर्न कंट्रीज में आएंगे से ट्रेड करने के लिए, वो सबसे पहले इन्हीं सारी चीजों को अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहेगी और इन्हीं के मार्केट को वो पकड़ना चाहेगी, होल्ड करना चाहेगी। तो इसलिए क्या था कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ना कि वो कम हुआ था। अब इसी की वजह से क्या हुआ कि ये जो है जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है फ्रांस के बीच में, पोर्तुगीज के बीच में, इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गए थे। लेकिन अब आइए पहले हम देखते हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड शुरू किया था। तो सबसे पहले ड्यूरिंग औरंगजेब के टाइम पे ही 1651 में द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो सेटअप की गई थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली नदी के बैंक में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1651 में उन्होंने एक इंग्लिश फैक्ट्री को सेटअप किया था। और जैसे जैसे उनका ट्रेड एक्सपेंड होने लगा था, कंपनी ने अपने मर्चेंट्स को और ट्रेडर्स को परसुएड किया कि वो आए और कहां पर सेटल हो जाए? वो आए और अपने फैक्ट्री के चारों तरफ नियर द फैक्ट्री दे विल बी एबल टू सेटल। और इसके बाद बाय 1696 इट बिगेन टू बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और 1696 में कंपनी ने
फोर्ट जो है वो बनाना शुरू कर दिया था अपने फैक्ट्री के सेटलमेंट के चारों तरफ। और इसके अलावा उन्होंने मुगल ऑफिशियल से ये ब्राइब करना शुरू किया था कि कंपनी को जमींदारी राइट्स भी मिल जाए। और ये जमींदारी राइट्स वो 3 विलेजेस पे चाहते थे, 3 विलेजेस का जमींदारी राइट्स वो जो है मुगल ऑफिशियल से डिमांड कर रहे थे। और उनमें से एक है कैलिकटा, कैलिकटा विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी कैलकाटा और कोलकाता। यानी ये आप सही है कि आज का कोलकाता या कैलकाटा जो कि पहले क्या था, एक विलेज था। और इस विलेज को भी जो है जो ब्रिटिशर्स जो है अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहते थे। और उसका डिमांड उन्होंने किनसे करना शुरू किया था, उनका डिमांड उन्होंने मुगल ऑफिशियल से शुरू कर दिया था। और उन्होंने मुगल एम्पेरर औरंगजेब से भी एक फरमान इशू करवा लिया था। और ये फरमान किससे रिलेटेड थी, फरमान रिलेटेड थी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज अ फरमान। फरमान का मतलब होता है अ रॉयल ऑर्डर। फरमान का मतलब क्या है, एक रॉयल ऑर्डर, यानी राजा का दिया हुआ ऑर्डर जिसे है कोई भी नकार नहीं सकता था, कोई भी मुगल ऑफिशियल्स उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने इस सब के लिए किसे मजबूर किया, औरंगजेब से। और औरंगजेब से इन्होंने एक फरमान जो है वो जारी करवाया। और इस फरमान से कंपनी को क्या बेनिफिट मिली, द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी अब ट्रेड करने के लिए उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा ना। औरंगजेब्स फरमान को लेकर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। तो औरंगजेब फरमान हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि औरंगजेब के फरमान ने किसको ट्रेड ड्यूटी फ्री ग्रांट किया, केवल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन कंपनी के अंडर में कुछ ऑफिशियल्स थे जो कि अपने जो है प्राइवेट ट्रेड को साइड बाय साइड कैरी करते थे। और वो भी एक्सपेक्ट करते थे कि उनको भी कोई ड्यूटी देना ना पड़े। एंड दैट्स व्हाई दे रिफ्यूज टू पे द ट्रेड ड्यूटीज। तो इसलिए उन्होंने ट्रेड ड्यूटी देने से मना कर दिया। अब जब उन्होंने भी ट्रेड ड्यूटी देने से मना कर दिया, कंपनी के ऑफिशियल्स ने भी अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए, तो इसके वजह से क्या होता है, दिस कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब इसके वजह से बंगाल का रेवेन्यू का बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब इसके बाद में जो है ट्रेड जो है किस तरह से, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की जहां पर ऑफिशियल्स भी जो अपने प्राइवेट ट्रेड को कैरी करना चाहते थे और उसके लिए वो कोई ट्रेड ड्यूटी भी नहीं देना चाहते थे, और इन सब की वजह से बंगाल के जो जो नवाब्स थे उन सभी के बीच में, नवाब्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एंड स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब्स ने क्या किया, अपने पावर को असर्ट किया, अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट किया, और उन्होंने अपना रीजनल पावर को डेवलप करना शुरू किया। और उन्होंने अपना लिंक जो है किसके साथ पे कट करना शुरू किया, औरंगजेब के बाद के जो मुगल एम्पेयर्स थे उन्होंने उनसे अपना लिंक कट करना शुरू किया। तो बंगाल के नवाब में सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिद कुली खान के सक्सेसर थे अलीवर्दी खान, एंड अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला। ये तीनों ही बंगाल के पावरफुल नवाब्स में गिने जाते हैं, और इन तीनों ने ही कंपनी के अगेंस्ट में काम किया। सो व्हाट स्टेप्स टेकन बाय देम अगेंस्ट कंपनी, सबसे पहले दे रेफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, यानी कंपनी को जो कंसेशन मुगल एम्पेयर्स की तरफ से मिली थी उस कंसेशन को इन्होंने देने से इनकार कर दिया। एंड दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। अगर कंपनी बंगाल में ट्रेड करना चाहती थी तो इन्होंने कहा कि वो कंपनी जो इन्हें ट्रिब्यूट दे, ट्रिब्यूट का मतलब जो है भेंट दे, एंड डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। और इसके अलावा कंपनी जो है अपने कॉइन्स को भी मिंट नहीं कर सकती थी, ये भी अधिकार इन्होंने इनसे छीन लिया, इन्होंने इनको दिया ही नहीं। एंड स्टॉप इट फॉर एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, यानी जो औरंगजेब के टाइम पे इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू किया था, अब इन मुगल नवाब्स ने उस फोर्टिफिकेशंस को भी खत्म कर दिया, बंद करवा दिया। अब इसके वजह से अंग्रेजों ने क्या रेस्पॉन्स दिया, नाउ रेस्पॉन्स फ्रॉम कंपनी, तो कंपनी ने डिक्लेयर किया दैट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव। तो कंपनी ने ट्रेड ड्यूटी को रिमूव करने के लिए डिमांड करना शुरू किया, लेकिन ये जो ऑफिशियल्स थे, बंगाल के नवाब थे, उन्होंने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। अब इसके वजह से इसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकल कर आता है, यानी इसका
रिजल्ट क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है। तो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कन्विनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ पलासी। और फाइनली ये किस में चली जाती है, बदल जाती है, पलासी के फेमस बैटल पे। तो स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बैटल ऑफ पलासी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो thank you for watching this video. Please stay at home and stay safe and maintain social distancing, and don't forget to like, share and subscribe this channel, and always also press the bell icon ताकि आपको वीडियोस के लिंक मिलते रहें। And at last again, thanks for watching this video.